ना हुआ क्या था कि 712 में कासिम भैया आए थे। ये कासिम भैया जो थे, इन्होंने दाहिर नाम के राजा को हराया था, जो सिंध के राजा थे। इसके बाद में यहाँ पर सिंध के अंदर अरब लोगों का राज आ जाता है 712 के बाद में। अब अरब लोगों का जो राज रहता है उसमें उम्मयद खिलाफत इस टाइम पे काम कर रही है, जिनकी कैपिटल हुआ करती थी डेमस्कस। लेकिन उम्मयद खिलाफत बहुत जल्दी बदल जाती है और अरब आपस में लड़ने लगते हैं। तो सिंध प्रोविंस के अंदर लेटर 700 के अंदर, यानी 8th सेंचुरी के लेटर पार्ट में दो हिस्से हो जाते हैं, द अपर सिंध एंड लोअर सिंध। और दोनों अरब किंगडम्स थी जो यहाँ राज करती थी। नाउ दीज अरब्स यूज टू एम्प्लॉय टर्क्स इन देयर आर्मी, ये हमने पहले भी देखा था जब हम पिछली क्लासेस में बात कर रहे थे। तो राजस्थान के जो टर्क्स आते थे उनको इंडियंस रोकते थे। तो राजस्थान में टर्क्स कहाँ से आते थे? ये अरब लोगों की सेना में एम्प्लॉयड थे। अब धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होता यह है कि धीरे से एक बंदा रहता है अल्पतिजिन, ही फाउंडेड किंगडम स्टार्टिंग फ्रॉम गजनी में वो कैपिटल बनाते हैं। बट ही डाइड इन द सेम ईयर। और उनके बाद इसहाक नाम का बंदा था जो 3 साल तक राज करता है। लेकिन इसके बाद ये लोग टर्क्स हैं, और इसके बाद इनके फिर ऊपर नीचे होता है धीरे धीरे। और अल्पतजिन का एक रिश्तेदार रहता है, दैट इज़ दमाद बाय द नेम ऑफ सबुक्तजिन 977 तक आते आते राज करना शुरू कर देता है। ना इन लोगों की नॉन स्टॉप लड़ाइयाँ चलती हैं हिंदू शाही और ब्राह्मण शाही से। अब जब ये हिंदू शाही और ब्राह्मण शाही से लड़ाइयाँ चलती हैं, सो 998 एडी के आते आते, दैट इज 10th सेंचुरी के एंड तक आते आते, महमूद ऑफ गजनी, इसको हम गजनवी बोलते हैं, ये एक जगह का नाम है, द गजनी, महमूद उसका नाम है। तो सबुक्तजिन के बाद में महमूद वहाँ का सुल्तान बन जाता है, और खलीफा इसको रिकॉग्नाइज कर लेता है और इसको एक टाइटल देता है, यामिन उद्दौला। अब इस टाइटल के साथ में ये राज करना शुरू करता है, और कहा जाता है कि जो हिंदू शाही और ब्राह्मण शाही डायनास्टीज़ थी, इनके साथ इनके पंगे चल ही रहे थे। तो ये उनमें स्टार्टिंग में अटैक करना चालू करता है। तो सबसे पहला इसका अटैक होता है जो इसके बॉर्डर एरियाज़ के अंदर 1000 एडी में फ्रंटियर फोर्ट्स थे, उन सब पे ये अटैक करता है। द फ्रंटियर फोर्ट्स का मतलब हुआ कि जहाँ इनकी बॉर्डर टच हो रही थी दूसरे किंगडम्स के साथ, चाहे वो अरब किंगडम्स ऑफ सिंध ही क्यों ना हो। 1001 में जयपाल से इनकी लड़ाई होती है, और जयपाल यहाँ पर हार जाता है, और गजनी इसकी कैपिटल को लूट लेता है बाय द नेम ऑफ वैहंद। ना वैहंद को लूटने के बाद 1004 में ये भेड़ा को लूटता है। भेड़ा अगेन एक और किंगडम था छोटा सा, जहाँ पर बाजी रेर वॉज डिफीटेड एंड ही वॉज किल्ड। सो ये दो बैटल से इसका दिल खुल जाता है, और 1006 में ये मुल्तान में अटैक करता है। तो नाउ ही इज़ कमिंग डाउन इनटू सिंध, अरब्स के ऊपर अटैक करना चालू कर देता है। यहाँ पर अबू फत दाऊद रहते हैं, और वो एक्सेप्ट कर लेते हैं गजनी की सजरेंटी कि हम साल भर में आपको कुछ इतना पैसा वैसा देंगे। देन 1008 एडी के अंदर ये लोग, सिंध वाले लोग जो थे, नौशा शाह और दाऊद नाम के, ये लोग इसके खिलाफ रिवोल्ट करते हैं, और गजनी आता है वापस नॉर्थ से, अफगानिस्तान से, इन लोगों को क्रश करता है और पूरे सिंध को मिला लेता है। देन 1009 में आनंद पाला नाम के एक राजा थे, वो अटैक करते हैं पेशावर पर। ही वॉज डिफीटेड, और इन दोनों के बीच में पीस हो जाती है, संधि हो जाती है किसी भी तरह से। आनंद पाला अपनी नई कैपिटल बना लेते हैं और वहाँ शिफ्ट हो जाते हैं बाय द नेम ऑफ नंदाना। अगले उसी साल 1009 में गजनी नारायणपुर को अटैक करके प्लंडर करता है। 1013 में आनंद पाला की जो कैपिटल नई बनी थी नंदाना, उसके ऊपर अटैक करता है और उसे भी जीत लेता है। और यहाँ पर त्रिलोचन पाला और कश्मीर के राजा की कंबाइंड आर्मीज थी जिन्हें ये हराता है। और इसी के बाद में इसने जब देखा कि कश्मीर भी इनके खिलाफ है और कश्मीर भी आ रहा है, बोले चलो कश्मीर भी लूटेंगे। सो कश्मीर के जो बॉर्डर एरियाज़ हैं वहाँ पर भी ये प्लंडर करता है। ये हमने कश्मीर की हिस्ट्री के अंदर देखा था कि गजनी ने अटैक किया था। नाउ व्हाट हैपन्स कि अब इसको लगता है कि यार अब तो हमको लूट मचानी चाहिए, पैसा चाहिए, बिकॉज ही वॉज ऑल्सो फाइटिंग वेस्टवर्ड्स विद अदर टर्क्स आपस में लड़ा करते थे, और ये बड़ी प्रॉब्लम थी। सो ही डिफीटेड 1014 में थानेश्वर आते हैं, और थानेश्वर के अंदर जो डेरा के राजा थे रामा, उनको लूट लेते हैं। किस तरह का डिस्टर्बेंस हो रहा है? व्हाट काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस? माइक में? ओके, लेट्स सी। अब बताना। खिर ये वाली प्रॉब्लम है ना, हो सकता है यहाँ से। ओके, अब फिर बताना। खिर क्या करें, करना है कुछ काम।
अब बताइए बच्चों, बालकाज एंड बालिकाज, पढ़ो, खूब पढ़ो, खूब पढ़ो, जान लगा दो। ये समय लास्ट समय है, इस समय सब भूल जाओ, पूरा सिलेबस घोटना चालू करो। कम से कम तुम्हें 3 बार सब कुछ करना है, कम से कम ये कोशिश करो, करो, हो जाएगा। थानेश्वर के बाद में 1018 एडी में ये वापस आते हैं और मथुरा पर अटैक करते हैं। मथुरा में 20 दिन तक ये लूटपाट करता है, टेम्पल्स को तोड़ता है, और मथुरा उस टाइम पर काफ़ी टेम्पल्स उसके रिच हुआ करता है। आज भी हमारे टेम्पल्स बहुत रिच होते हैं, तो वो उनमें लूटपाट मचाता है 1018 में। और फिर वहाँ से कन्नौज भागता, कन्नौज जाता है, जहाँ पे राज्यपाल राज कर रहे थे। राज्यपाल सुन के कि ये आने वाले हैं, वहाँ से भाग जाता है। और 1019 एडी के अंदर ये त्रिलोचन पाल जो शिवालिक हिल्स पे थे, इन्होंने चंदेला राजा विद्याधर की मदद ली थी, और ये दोनों आपस में मिलके गजनी से लड़ने जाते हैं और हार जाते हैं। अब गजनी को पता चलता है अच्छा चंदेलाज भी हैं, ओके चलो। सो देन 1020 और 1021 में विद्याधर चंदेल, जिसके अंदर ये लड़ाई होती है, विद्याधर छोड़ के चले जाते हैं। ग्वालियर सरेंडर कर देता है, फिर कालिंचार सरेंडर कर देता है, जबकि सीज जो रहते हैं 1-1 महीने तक चलते हैं। विद्याधर फिर इनको ट्रिब्यूट देता है और कुछ फोर्ट्रेसेस दे देता है महमूद को। 1024 एडी के अंदर ये सोमनाथ पे अटैक करता है, कठियावाड़ में, गुजरात वाले बेल्ट के अंदर, और यहाँ पर काफ़ी लूटपाट मचाता है। देन 1025 में ये फिर पहुँचता है और 1025 में सोमनाथ टेम्पल को डिस्ट्रॉय कर देता है। 1025 में जब ये वापस जा रहा था तो राजस्थान के रेगिस्तानों में से क्रॉस कर रहा था, वहाँ पर जो जाट लोग थे, इन लोगों ने इसको भटकाने की कोशिश करी कि ये रेगिस्तान के अंदर मर जाएगा, बट गजनी किसी तरह से बच जाता है और वापस आता है 1027 में। और 1027 में आता है और उनको जितने मर्द थे, आदमी थे, उन सब की हत्याएँ करता है, सारी औरतों और बच्चों को स्लेव बना के ले जाता है। 1030 में महमूद की डेथ हो जाती है, लेकिन जब तक वो उसकी डेथ होती है वो पूरा पंजाब, सिंध, मुल्तान, अफ़गानिस्तान तक कब्ज़ा कर चुका था, और इसकी कैपिटल गजनी हुआ करती थी, और इराक़ से लेकर गंगा नदी तक इसका राज था। इसके कोर्ट में एक पोएट हुआ करता था बाय द नेम ऑफ फिरदौसी। फिरदौसी नाम याद रखना इम्पॉर्टेंट है, इसने एक किताब लिखी है शाहनामा। सो बाय द मिड 11th सेंचुरी गजनी क्रम्बल होना चालू हो जाता है, क्योंकि एक राजा अगर स्ट्रांग है तो ज़रूरी नहीं है कि उसके बच्चे भी स्ट्रांग ही रहें। किसी तरह से अगले 100 साल के अंदर जो आउटर पेरीफेरी में इसके राज के किंगडम्स थी वो वापस से आज़ाद होने लगती हैं, और बाय द टाइम 1170s गुर्ग एक छोटा सा कस्बा हुआ करता था, गजनी के अंडर में हुआ करता था। वहाँ से कुछ लोग उठते हैं और वो गजनी को हथिया लेते हैं, राज हथिया लेते हैं। इसमें 2 भाई थे, जिसमें एक भाई जो थे वो वेस्टवर्ड तुर्कों से लड़ाई करते थे, और एक भाई जो थे वो ईस्टवर्ड साउथवर्ड लड़ाई करते थे। दोनों भाइयों की आपस में बढ़िया समझौते से काम होता था। बड़ा भाई सुल्तान था, छोटा भाई सुल्तान नहीं था। तो छोटा भाई जो था उसका नाम था मोहम्मद, और ये बिलोंग करके थे गुर को। पूरा नाम था मुइजुद्दीन मोहम्मद, तो हम लोग मोहम्मद ऑफ गुर पढ़ते हैं, मोहम्मद गोरी पढ़ते हैं। नाम असली है मुइजुद्दीन गौरी। गौरी इसलिए क्योंकि गुर शहर का है, वो गुर कस्बे का है। अब इसलिए बोल रहा हूँ कि ये याद रखना, क्योंकि इसके जितने भी गुलाम होंगे वो मुइज़्ज़ी स्लेव्स कहलाएंगे। मुइजुद्दीन के जितने स्लेव्स हैं दे विल बी नोन एज मुइज़्ज़ी। अब इसका जो काम था लड़ाई झगड़ा करना, इसको राजपाट से तो मतलब था नहीं, बड़ा भाई सुल्तान था। तो ये भैया 1075 में अनेक्स करते हैं जो गजनी के गवर्नर हुआ करते थे उस समय के, उनसे सिंध का इलाका। अब सिंध का इलाका जीतने के बाद ये 1178 में 1178 के अंदर गुजरात पे अटैक करते हैं, और यहाँ पर ये हार जाता है माउंट आबू के पास में। मूल राजा थे और ये उसको हरा देते हैं। इस टाइम पर पृथ्वीराज चौहान चाहता तो इसको पूरी तरह से ख़त्म कर देता, लेकिन उन्होंने, दोनों की बॉर्डर मिलती थी, पृथ्वीराज चौहान की मूल राजा की। तो ये पृथ्वीराज चौहान ऑब्जर्व करना चाहता है कि क्या होता है, अगर मूल राजा हारेगा तो गौरी वापस चला जाएगा, तब ये गुजरात जीत लेगा, ऐसा इसका मानना था। 1179 और 1181 और 1185 तक ये पाकिस्तान के काफ़ी सारे हिस्सों के ऊपर कब्जा करता है। पेशावर, लाहौर, सियालकोट में वहाँ के जो उस टाइम पर रूलर थे खुसरो शाह, उनकी हत्या कर देता है और अनेक्स कर लेता है। 1188 के अंदर ये भटिंडा पे कब्जा करता है, और भटिंडा पे जैसे ही ये कब्जा करता है इसकी बॉर्डर्स अब कांटेक्ट में आ जाती हैं पृथ्वीराज चौहान की बॉर्डर्स के साथ में। पृथ्वीराज चौहान की जैसी बॉर्डर्स में आती हैं तो यहाँ पर ये दोनों के बीच में डेफिनेटली पंगा होना है। तो 1191 में तराइन 1 में
तराइन वन के मैदान में इन दोनों की लड़ाई होती है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान इसकी अच्छी जम के पिटाई करता है और ये भाग जाता है। पृथ्वीराज भटिंडा पे कब्जा कर लेता है। भटिंडा पर वो 13 महीने तक राज करते हैं। 1192 में वापस गौरी आता है और पृथ्वीराज चौहान से वापस तराइन के मैदान में लड़ाई होती है। सो ये 2 साल और ये 2 लड़ाइयाँ बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बिकॉज दे आर गोइंग टू चेंज द पॉलिटिकल सिस्टम इन इंडिया। इसलिए बाकी लड़ाइयाँ मैं जो हमेशा कहता हूँ कि चेंज समझा करो, वो चेंज यहाँ पर है तो पॉलिटिकल सिस्टम बहुत बुरी तरह से अलग हो जाएगा, एकदम ड्रास्टिक 180 डिग्रीज का शिफ्ट आ जाएगा। अभी तक लोकलाइज था, अब एलियन रूल चालू हो जाएगा। ये लोग टर्क्स हैं, टर्क्स कहीं के नहीं है, ये कबीलाई लोग हैं। दे डोंट हैव एनी बिलोंगिंग कि हम यहाँ के हैं। ये अपने आप को अपनी टर्क्स की जो अलग अलग 11, 12, 13 समथिंग लाइक ब्रांचेस हैं, उन सब ब्रांचेस के अंदर माने जाते हैं। सो जो भी कबीलाई होते हैं उनका अपना ओरिजिन नहीं होता, सो दे डोंट हैव अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस इन देम। सो बिलोंगिंगनेस, और खासतौर पर ऐसे जो नोमैडिक ट्राइब्स हों, तो टर्क्स वेयर द नोमैडिक ट्राइब्स, मंगोल्स वेयर द नोमैडिक ट्राइब्स। सो ये लोग क्या करते हैं, इनकी लड़ाई तो होती है। अब पृथ्वीराज हार जाते हैं 1192 के अंदर, बाद में उनकी डेथ हो जाती है, उनको मार दिया जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक इसका गुलाम रहता है, स्लेव, मुइज़्ज़ी स्लेव है, मुइज़ुद्दीन मोहम्मद ऑफ गुर का स्लेव है, और इसको इस इलाके का गवर्नर बना दिया जाता है। 1194 के अंदर एक और बैटल होती है, बैटल ऑफ चंदावर। चंदावर के अंदर जयचंद वॉज डिफीट एंड किल्ड। कुतुबुद्दीन ऐबक एज अ गवर्नर, अब पुरानी जितनी सीट्स थी, सीट्स का मतलब है कैपिटल थी, जैसे पृथ्वीराज चौहान की कैपिटल अजमेर हुआ करती थी, इन सब जगहों पे रिवोल्ट्स होते हैं। इनको हर जगह के रिवोल्ट्स को कुतुबुद्दीन ऐबक एज अ गवर्नर सप्रेस करता है। देन 1195 में ये बयाना को कैप्चर करते हैं और यहाँ पर बहाउद्दीन तोहरिल नाम के बंदे को गवर्नर बना दिया जाता है। तो 2 गवर्नर हो गए, पंजाब साइड का गवर्नर अप टिल दिल्ली एंड राजस्थान इस कुतुबुद्दीन ऐबक, और बयाना में एक और गवर्नर हैं, दैट इज़ क्या नाम था, बहाउद्दीन तोहरिल। अब राजस्थान में और गुजरात के अंदर फिर रिवोल्ट होते हैं और ऐबक उनको सप्रेस करता रहता है। ऐबक बाद में बदाऊं, बनारस और चंदावर इन सबको भी जीतता है, जहां पर टर्क्स रिवोल्ट कर रहे थे और इनकी से छीन लेते थे। सो गुर जो था वो भी टर्क था, लेकिन दूसरे टर्क्स थे जो आपस में ही लड़ाई करते रहते थे, जैसे राजस्थान के अंदर टर्क्स घुस जाते थे। सो ये टर्क्स कबीलाई थे, चलते चलते लूट लेते थे। देन बंगाल, अब ऐबक कालिंजार के ऊपर अटैक करता है और वहाँ पे परमला देवा चंदेल रहते हैं, जिन्होंने वहाँ अपने आप को सेफ रखा था। पर लड़ाई लंबी चौड़ी चलती है और कलिंजार, महोबा और खजुराहो ऐबक के अंडर चला जाता है। इनका एक छोटा सा सिपा सालार था, सोल्जर था, बख्तियार खिलजी, इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बख्तियार खिलजी, ये उसका नाम है पूरा, हम सिर्फ बख्तियार खिलजी बोलते हैं। तो ये बंदा के पास कुछ जागीर दी हुई थी और अवध में, यानी यूपी के एरिया में रहा करता था। बस दातून करते करते सुबह बोले एक्चुअली ये वाला गांव जीत लेते हैं, एंड ही वन अप टिल बंगाल। बंगाल की नादिया वाला एरिया जो कैपिटल हुआ करते थे उस टाइम सेना का, वो इस बख्तियार खिलजी ने जीता था और बहुत छोटी फोर्स के साथ ये चला था। एंड दैट इज़ समथिंग वेरी 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 एस्टॉनिशिंग कि किस तरह से लोगों ने, क्योंकि त्रस्त हो गए थे ना, इतनी लड़ाइयाँ, तो डिवीजन डिवाइड्स, डिवीजन डिस्ट्रॉयज। रिमेंबर दिस थिंग, डिवीजन ऑलवेज डिस्ट्रॉयज। आज नहीं दिखेगा, लॉन्ग टर्म के अंदर इतनी बुरी हालत हो जाएगी कि बख्तियार खिलजी जैसे लोग बिना आर्मी के कैपिटल्स जीतते चले जाएंगे। सो दैट्स हाउ बंगाल वॉज वन। मैम ठीक है, बंगाल वॉज वन, बिहार वॉज वन। उसके बाद में 1202 और 1203 के अंदर ये ओदांतापुरी, नालंदा, विक्रमशिला तक अटैक करता है और बख्तियार खिलजी फिर बाद में इतने ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं कि वो तिब्बत पे अटैक कर देते हैं। तिब्बत में खैर वो हार जाते हैं और वापस आते हैं, तो उन्हीं का एक लेफ्टिनेंट रहता है, उनका एक छोटा अफसर रहता है, वो इसकी हत्या कर देता है। अब जो भी रहा हो, क्यों रहा हो। अब वहाँ 2 भाई राज कर रहे थे। 1202 के अंदर बड़े भैया शांत हो जाते हैं, उनकी कोई मेल संतान नहीं होती, तो छोटे भैया दैट इज़ मोहम्मद ऑफ गुर राजा बन जाते हैं। अब मोहम्मद ऑफ गुर जब राजा बन जाते हैं तो इज़ नाउ सुल्तान। सो 1202 से 1206 तक का उसका राज रहता है और 1206 में इसकी डेथ हो जाती है और ही वॉज किल्ड कहा जाता है, क्योंकि खोखर करके पंजाब में लोग थे, ट्राइब थी, इन्होंने रिवोल्ट कर दिया था। 1205 में ये रिवोल्ट को सप्रेस करने आता है, सप्रेस करके वापस जाता है, 1206 हो जाता है। 1206 में व्हेन ही वाज प्रेइंग समबडी स्टैब्ड फ्रॉम दी बिहाइंड, पीछे से चाकू मार दिया जाता है, मर जाता है। जब ये मर जाता है तो इसके मुइज़्ज़ी स्लेव, इसके भी कोई औलाद नहीं थी, तो देयर वर नो प्रिंसेस। अलग अलग जगह के गवर्नर जो थे वो अपने आप को आज़ाद करने की कोशिश करते हैं। सो देयर वेयर 3 मेन गवर्नर्स, कुतुबुद्दीन ऐबक जो इंडिया के हिस्से को देख रहा था, पाकिस्तान और इंडिया के हिस्से को,
देन सेकेंड वॉज याल्दूज एंड थर्ड वॉज, क्या नाम था उसका, कौन सा थर्ड का नाम बता दो मुझे, नाम आधा याद आ रहा है उसका। ओके, व्हाट वाज द नेम ऑफ थर्ड स्लेव कुतुबुद्दीन ऐबक? कबाचा, कबाचा, हाँ समीक्षा कबाचा आ गया याद, है ना। सो कबाचा, याल्दूज एंड ऐबक, ये तीनों अपनी अपनी टेरिटरीज के अंदर अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर देते हैं। नाम कुतुबुद्दीन ऐबक अपने आप का टाइटल सुल्तान नहीं लेता, 1206 के अंदर वो जरूर राज करना चालू कर देता है एज एन इंडिपेंडेंट पर्सन, और यहीं से माना जाता है कि दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है। इसकी कैपिटल कुतुबुद्दीन ऐबक की दिल्ली नहीं थी, इसकी कैपिटल जो थी वो लाहौर हुआ करती थी, और लाहौर से ये राज करता था। और भैया पोलो खेलते थे घोड़े पे बैठ के, इंपोर्टेड आदमी था। सो दैट शोज कि पोलो इज एन इंडियन स्पोर्ट। सो पोलो खेलते खेलते वो गिर जाते हैं और शांत हो जाते हैं। सो 4 साल का इसका राज है एज अ सुल्तान, लेकिन उसके पहले एज अ गवर्नर बहुत लंबे समय तक ये राज कर चुका है। सो ही स्टार्टेड द फाउंडेशंस ऑफ कुतुब मीनार। नाउ कुतुब मीनार इज कहा जाता है कि इज मेड इन द मेमोरी ऑफ कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ये एक संत थे, सूफी संत थे, उनकी मेमोरी में बनाया गया था। और इसका पर्पस था, मस्जिद में 5 समय जब अजान होती है तो एक बंदा ऊपर चढ़ के कॉल करता है कि आ जाओ प्रे करना है। प्रेयर की कॉल देने के लिए अजान जो होती है 5 वक्त आप सुनते होगे, तो वो अजान को जो बोलता है उस बंदे को कहते हैं मुअज्जिन, अजान देने वाला। तो उसके लिए बनाया गया था कि वो ऊपर चढ़ेगा और ऊपर चढ़ के अजान देगा। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार शुरू करवाई और इल्तुतमिश इसे फिनिश करेगा। बाद में इसकी रिपेयर कई लोग कराएंगे। अब अजान तो दोगे तो नमाज कहाँ पढ़ेंगे, तो एक मस्जिद भी बनानी पड़ेगी। तो यहाँ दिल्ली में कुतुब मीनार के साथ में इसने एक मॉस्क भी बनवाई जिसका नाम रखा इसने कुव्वत इस्लाम। अब यहाँ पर एक काम और किया, चूँकि अजमेर उस टाइम पर पृथ्वीराज चौहान की सीट हुआ करती थी, वहाँ पे भी इसने एक मस्जिद बनवाई जिसको आज 2.5 दिन का झोपड़ा के नाम से जानते हैं। सो दीज वेयर द थिंग्स व्हाट ही स्टार्टेड बिल्डिंग। इसका बाद इसके कोर्ट के अंदर हसन निज़ामी और फ़खरुद्दीन नाम के 2 स्कॉलर्स थे जिन्होंने काफ़ी काम किया है, और इनके काम से हमें हिस्टोरिकल एविडेंस मिलता है। ही डाइड एंड ही वॉज बरीड एट लाहौर 4 साल के अंदर। सो ही डिड ऑलमोस्ट नथिंग, इसने कोई राजा बनने की कोशिश नहीं करी। इसका जो टाइटल था वो सिपह सालार था, लेकिन इसको लोग हातिम ताई और क्यों बुलाते थे हातिम ताई, बेसिकली हातिम ताई 2। हातिम ताई जो है वो एक पुराने समय में कर्ण जैसी एक फिगर है। जिस तरह से कर्ण सब कुछ दानवीर थे, उसी तरह से हातिम ताई जो थे वो दानवीर थे। और वैसी दानवीर इसको कहा जाता है कि ये जब देता था तो लाखों में बांटता था, तो इसको लाख बख्श भी बोला जाता है और हातिम ताई 2 भी बोला जाता है। मीनवाइल टर्क ओरिजिन था, स्लेव था, लेकिन स्लेव्स के अंदर इतनी इक्वालिटी थी कि ही रोज टू द प्रोमिनेंट पोजीशन ऑफ गवर्नर। नॉट ओनली हिम, याल्दूज एंड कबाचा ऑल्सो रोज। ये सारे स्लेव्स हैं। अब स्लेव्स को इक्वालिटी के मामले के अंदर दिस पार्ट प्रोवाइड्स कि एवरीबडी वॉज इक्वल। बट लेटर ऑन इनका जब ये मरते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, तो कुतुबुद्दीन का एक बेटा रहता है, उसका नाम था आराम शाह। वो सक्सीड कर जाता है, लेकिन आराम शाह जो है वो आराम तलब इंसान थे। और इसी टाइम पर बंगाल का जो गवर्नर था, लोकल गवर्नर, वो अपने आप को आज़ाद कर लेता है। बोलता है नहीं भैया, हम तुम आज़ाद हुए तो हम भी आज़ाद हो गए, हम बंगाल के राजा। सो आराम शाह के टाइम पर ज़्यादा कुछ नहीं रहता है, और जब ये थोड़ा सा घूमने फिरने कहीं जाता है तो लोग जो नोबल्स हुआ करते थे, टर्क्स जो हैं, ये अपनी एक कमेटी बना के राज करते थे। कमेटी बना के सारा सोल्यूशन निकाला करते थे, और उस कमेटी के अंदर एवरी लैंडलॉर्ड पर्सन टाइप ऑफ थिंग बैठता था। जिसके पास पैसा कौड़ी है वो बैठता था, नॉर्मल आदमी नहीं बैठता था। तो दोज वेयर नोन एज नोबल्स। तो ये नोबल्स मिलते हैं और बोलते हैं बोले यार ये आदमी तो बेकार है, इससे अच्छा है कि अपन इसके दामाद को, इल्तुतमिश को, कुतुबुद्दीन के दामाद को राजा बना देते हैं। तो शमसुद्दीन इल्तुतमिश 1211 के अंदर राज करने आते हैं और 1236 तक राज करते हैं। नाउ व्हाट ही डिड, सबसे पहले तो ये अपनी अजर्शन करने के लिए कि हाँ मैं कुछ हूँ, ये खलीफा को फ़ोन लगाते हैं और खलीफा से ये ले लेते हैं कि हाँ भैया हम यहाँ के सुल्तान हैं, खलीफा से। साथ ही साथ में ये खलीफा से बोलते हैं कि चूंकि खलीफेट इस्लामिक नेशंस में है और इंडिया इज़ नॉट इस्लामिक कंट्री, इंडिया में भले हमारा मुस्लिम रूल है बट इंडिया इज़ नॉट इस्लामिक कंट्री, इसलिए यहाँ पे खलीफा का राज नहीं होगा। सो ही सेपरेटेड, ही गॉट एग्जम्पशन फ्रॉम खलीफा फॉर इंडिया। देन व्हाट ही डिड, ये अरेबिक स्टाइल के कॉइन्स चलाना चालू करते हैं। तो 2 कॉइनेज इन्होंने पहले चलाए जिससे एक अजर्शन हो कि किसका
राज चल रहा है। तो चांदी का टका और पीतल का जीतल और चांदी का टका, तो ये वाले कॉइनेज इसने सबसे पहले चलाना चालू करे। ही वॉज अ लिटरेट पर्सन। इसी टाइम पीरियड पर एक और आंधी शुरू हुई थी, मंगोल आंधी, और उसका लीडर था चिंगिस खान। चिंगिस वॉज अ टाइटल, खान इज ऑल्सो टाइटल, एंड ही वॉज अ मुस्लिम। खान, भले ही आज आप देख रहे हो खूब सारे लोग खान लगाते हैं, खान का मतलब होता है लीडर। और जब बाद में चल के मोल्स यानी मंगोल्स और टर्क्स मिल जाएंगे, एंड मंगोल्स भी, उस मंगोल्स के अलग अलग डिविजन्स हो जाएंगे, बहुत सारी ब्रांचेस हो जाएंगे, उनमें से कुछ ब्रांचेस इस्लाम में आ जाएंगी, मुस्लिम्स हो जाएंगी, तब जाके ये खान वाला सिस्टम इंडिया में भी चालू हो जाएगा। खान इज़ अ टाइटल, दैट इज़ अ लीडर, नेताजी, उस तरह का टाइटल है इस टाइम पर। तो चिंगिस खान पीछा कर रहा था, ख्वारिज्म नाम का एक इलाका था उसके राजा का, शाह का। सो ये जो ख्वारिज्म के राजा थे ये भागते रहते हैं, हालांकि इनके साथ इनकी भी लड़ाई होती है, दैट इज़ मंगबरनी, जो राजा का नाम था मंगबरनी। ही वॉज ऑल्सो अगेंस्ट दीज पीपल, जो गजनी के ये गौरी के ये 3 जो गवर्नर्स थे इनके भी खिलाफ था। लेकिन इस शाह की एनिमोसिटी सबसे ज़्यादा हो गई मंगोलिया के जो अभी के लीडर हैं चिंगिस खान से। सो ही रीच्ड दिल्ली, दिल्ली की कैपिटल इल्तुतमिश बना लेता है, शिफ्ट कर लेता है अपने आप को दिल्ली। और यहाँ पर मंगबरनी आके बोलते हैं कि यार मेरी मदद करो। ये बोलता है चुपचाप निकल ले यहाँ से, अगर मैंने तेरी मदद करी तो इंडिया नहीं बचेगा। सो ही रिफ्यूज्ड असाइलम टू मंगबरनी एंड एनी सपोर्ट। सो इट इज़ सेड दैट चंगेज़ खान के आक्रमण से इंडिया को बचाने में इल्तुतमिश का बहुत बड़ा हाथ है। ये उसका डिप्लोमेसी का काम था। एक डिप्लोमेटिक नेचर कहाँ दिखा हमको कि जब उसने खलीफा से अपने आप को एग्जेम्पशन भी ले लिया और खलीफा से अपने पावर को अजर्ट भी करवा लिया। इसने अगला डिप्लोमेटिक काम क्या करा अजर्शन करने के लिए कि अपने कॉइनेज चला दिए। गौरी के भी कॉइन्स थे, लेकिन गौरी के कॉइन्स की खासियत थी उस पर लक्ष्मी की मूर्ति थी। वहीं पर पृथ्वीराज चौहान या चौहान डायनास्टीज़ के भी कॉइन हैं जिसके अंदर हमें गौरी का भी नाम मिलता है। तो ऐसे उस कॉइन से ऐसा लगता है कि बाद में पृथ्वीराज चौहान के बाद में गौरी की जो सजरेंटी है वो इन लोगों ने, चहमनाज ने मान ली थी। एक ही कॉइन पे दोनों के नाम, एंड दैट इज़ अ चहमनाज कॉइन। अब इसने अपने प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ अरेबिक सिक्के चला दिए। इसने दिल्ली को अपना नया कैपिटल बना दिया। इसने एक और काम किया, इसने जितने पुराने बड़े नोबल्स थे, अब भाई नोबल्स ने तो बनाया, उनको भी तो कुछ देना पड़ेगा जिन्होंने बनाया है, तो इन नोबल्स को इकट्ठा करता है और उसका नाम रखता है चहलगानी या चालीसा। और एक नया सिस्टम चालू होता है चहलगानी सिस्टम या चालीसा सिस्टम। इसके अंदर नोबल्स बैठा करते थे। ये मत समझना कि क्या था वो अली बाबा और 40 चोर, वैसा नहीं है। ये 40 लोग ज़रूरी नहीं 40 हों, इसका नाम था, इस काउंसिल का नाम था। एंड ही वॉज फर्स्ट अमंग द इक्वल्स। ये अपने आप को अलग नहीं रखता था कि यूज टू सिट अलॉन्ग विद दैम, ये अलग नहीं था। सो चहलगानी धीरे धीरे ये जो नोबल्स थे ये पावरफुल होते चले गए और बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए। इस टाइम पर मंगोल्स तो अटैक कर ही रहे हैं, दूसरी भी लड़ाइयाँ चलती रहती थीं। एक भैया थे कबाचा और एक भैया थे याल्दूज। इल्तुतमिश की इनसे लड़ाई हुई। एक को ये तराइन 3rd में हराते हैं, तराइन की तीसरी बैटल जो अक्सर बहुत सारी हिस्ट्री बुक्स में से गायब है। वहाँ पर ये एक दूसरे गवर्नर को हराते हैं, याल्दूज को, और कबाचा के साथ इनकी लड़ाई होती है। तो कबाचा भागता है और कहा जाता है कबाचा फिर नदी में डूब के मर गया। सो इंटरनल जो थ्रेट था, जो लोकल गवर्नर्स का था, इसके साथ वाले गवर्नर्स का था, वो थ्रेट को भी ये ख़त्म करता है, मंगोल थ्रेट को भी ये ख़त्म करता है। इंटरनली ये कंसोलिडेशन करता है। जो लोकल लोग गवर्नर्स लोकल थे और कंसोलिडेशन नहीं था, वो उठ के खड़े हो सकते थे और वो थ्रेट बन सकते थे, उनको ये डोमिनेट कर जाता है। कॉइने चला के अपना अजर्शन दिखा देता है। मरने से पहले ये अपनी पुत्री को, जिसका नाम रज़िया था, नॉमिनेट करता है, लेकिन उसकी पुत्री को लोग बनने नहीं देते और इसके बेटे को, दैट इज़ रुकनुद्दीन फिरोज शाह को राजा बना देते हैं। तो रज़िया दिल्ली के लोगों के बीच में, दिल्ली के कौन से लोग, नोबल्स के बीच में, फ्राइडे की प्रेयर्स जहाँ पे सब लोग नोबल्स इकट्ठे होते थे, वहाँ जाके खड़ी हो जाती थी लाल रंग के कपड़े पहन के। लाल रंग वो सिंबल ऑफ जस्टिस इन दोज डेज, आज खतरे का निशान है। सो जस्टिस मांगने के लिए वो खड़ी हो जाती थी। और 7 महीने के बाद 7 महीने गुजर जाते हैं और रज़िया फिर सुल्तान बनाई जाती है। रज़िया जब सुल्तान बनती है तो लोगों की आंखों में चुभने लगती है कि टर्क्स थे, अलग मामला था, औरतों की कोई वैल्यू नहीं थी, सप्रेस्ड थी बहुत बुरी तरह से, दे वर ट्रीटेड एज सेकंड क्लास सिटीजन्स। सो औरत राज कैसे कर ले, और वो भी लड़ाई में, लड़ाई के अंदर सेनापति बन के पुरुषों की पोशाक पहन के कैसे लड़ ले। सो बहुत सारे लोग इसके खिलाफ हो जाते हैं। पंजाब का एक गवर्नर था, वो रिवोल्ट करता है, और रिवोल्ट जब वो करता है तो ये उनको दबाने जाती है। इसका एक एबिसीनियन यानी अफ्रीकन इथियोपियन स्लेव रहता है जो इसका जनरल था, याकूत नाम था उसका। याकूत उस लड़ाई में मारा जाता है और शी वॉज टेकन एज प्रिजनर। भटिंडा के जो गवर्नर थे वो इसको बना लेते हैं।
जो भटिंडा के गवर्नर थे उनका नाम था अल्तुनिया, ये पहुंचते हैं दिल्ली और दिल्ली के चालीसा में बोलते हैं देखो रज़िया तो मेरे कब्जे में, अब मुझे सुल्तान बना दो तुम लोग। वो बोलते हैं भैया यहाँ वेटिंग लिस्ट चल रही तो निकल। तो यहाँ से उसको हटाया जाता है। अब ये गुस्से में वापस आता है, रज़िया बोलता है देख रज़िया शादी कर ले, मैं तेरे को मदद करूँगा। और फिर उसने कहा मेरे को तो सुल्तान बनना है, रज़िया अगर सुल्तान रहेगी तो अपन भी वैसे ही रहेंगे। और फिर आके अपन चालीसा को सबक सिखाएंगे। जब ये रास्ते में होते हैं तो कैथल नाम की जगह थी, थोड़ा ध्यान से सुनना, कैथल नाम की जगह के ऊपर कहा जाता है लुटेरे हमला कर देते हैं और याल्दूज और रज़िया की हत्या हो जाती है। आर्मी है, लड़ने जा रहे हैं दिल्ली और लुटेरे घुस के मार डालते हैं। दैट इज अ कंस्पिरेसी काइंड ऑफ थिंग्स कि क्या किसने करा, किसने कैसे किया, लेकिन आया क्या सामने। सो ही वॉज किल्ड एंड शी वॉज किल्ड, बोथ वेर किल्ड। और जब ये दोनों मर जाते हैं 1240 के अंदर, तो तीसरा बेटा रहता है इल्तुतमिश का, बहराम शाह, उसको राजा बना दिया जाता है। तो ये भी इनकेपेबल बंदा रहता है, मुइज़ुद्दीन बहराम शाह। अब फिरोज शाह नाम का एक बंदा जो था इनका बेटा पहले, उसका बेटा रुकनुद्दीन फिरोज शाह, दैट इज़ अलाउद्दीन मसूद शाह, ये राजा बन जाता है, सुल्तान बन जाता है इनफैक्ट 4 साल के लिए। और इस टाइम पर जो चालीसा था उस चालीसा का लीडर बलबन बन जाता है। यहाँ पे बहुत सारे रिवोल्ट्स होते हैं, बंगाल का रिवोल्ट होता है, बिहार का रिवोल्ट होता है, अवध का रिवोल्ट होता है। वीकनेस थी। इल्तुतमिश का सबसे बड़ा बेटा था नासिरुद्दीन महमूद। बहुत ध्यान से सुन, इसको कन्फ्यूजन होता है बहुत ज़्यादा इस वजह से। इल्तुतमिश यूज्ड टू लव हिम एक्सट्रीमली, बहुत ज़्यादा, बहुत अधिक, घना प्रेम था बाप बेटे में। सो जब वो मर जाता है तो इल्तुतमिश उसकी याद में पहला मकबरा बनवाता है दिल्ली में, फर्स्ट मौजोलियम इल्तुतमिश ने अपने पुत्र के लिए बनवाया था, जिसका नाम था नासिरुद्दीन महमूद। अब वो मर गया, उसका एक छोटा सा बच्चा था, तो दादाजी दैट इज़ इल्तुतमिश अपने पोते का नाम भी रखते हैं नासिरुद्दीन महमूद। तो बाप का नाम भी है नासिरुद्दीन महमूद और बेटे का नाम भी है नासिरुद्दीन महमूद। और ये बाप का जो था वो पहला मौजोलियम है और पोता जो है वो अब सुल्तान बनेगा, नासिरुद्दीन महमूद। और इस टाइम पर बलबन इसका प्राइम मिनिस्टर है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा गफलत वाला काम होता है। गफलत वाला काम इस तरह से होता है कि बलबन को समझ जाता है कि बलबन इज़ नॉट अ गुड पर्सन। तो ये बलबन से बोलता है कि आप गवर्नरशिप संभालिए साउथ की और आप चले जाइए, आप दूर चले जाइए। बलबन चले तो जाते हैं। एक इंडियन कन्वर्टेड मुस्लिम था, उसको ये प्राइम मिनिस्टर बना देता है, जिसका नाम था रेहान। तो रेहान नाम का बंदा फर्स्ट इंडियन मुस्लिम है, कन्वर्टेड है, जिसको अथॉरिटी मिलती है टर्क्स के अंदर। अदरवाइज टर्क्स इंडियन मुस्लिम्स को भी सेकंड क्लास सिटीजन मानते थे। टर्क्स अपने आप के अंदर ही रहना चाहते थे, दे हैव द टर्क नोबिलिटी। सो अरब्स में ये वाला मामला नहीं था। अरब्स कब आए कब चले गए पता भी नहीं चला। अरब का जो कल्चर है, जो सिंध का कल्चर है, दैट्स एंटायरली यूनिक कल्चर। कहा जाता है कि उस समय में जो होली लाहौर में मनती थी और जो सूफी संत लाहौर में मनाया करते थे वो यूनिक हुआ करती थी, उस वैसी होली कहीं नहीं होती थी इक्वालिटी के लिए। सो वो वाला मैटर अब नहीं रहेगा। अब टर्क्स आ गए हैं, अब ऑर्थोडॉक्सी चालू हो जाएगी, क्योंकि ऑर्थोडॉक्स लोग हैं, दिमाग ब्लॉक्ड है, ट्राइबल कल्चर साथ में है। सो बलबन जब हटा दिए जाते हैं, साइडलाइन कर दिए जाते हैं, तो बलबन पूरी एक फोर्स इकट्ठा करते हैं और दिल्ली के आसपास चढ़ाई करते हैं। और नासिरुद्दीन महमूद मजबूर होकर रेहान को हटा देता है और बलबन को वापस प्राइम मिनिस्टर बना देता है। नासिरुद्दीन महमूद कहा जाता है बलबन का जमाई भी था। और फिर बाद में ये पता चलता है कि नासिरुद्दीन महमूद की डेथ हो जाती है और बलबन राजा बन जाता है, सुल्तान बन जाता है। बलबन के बारे में कहा जाता है कि ही वॉज देयर इन द कंस्पिरेसी टू किल रज़िया ऑल्सो, ही वॉज देयर टू किल नासिरुद्दीन महमूद ऑल्सो। सो बलबन जब राजा बनता है तो ही इज़ कंसिडर्ड एज द पर्सन हु स्टार्टेड द रियल किंगडम ऑफ दिल्ली सल्तनत। किंगशिप वाली थ्योरी को लेकर आता है। इसके पहले 40 था, सब लोग बराबर माने जाते थे। दे वेयर काउंसिल के अंदर फर्स्ट पर्सन स्टार्टिंग फ्रॉम इल्तुतमिश टिल नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद तो दरवेशी थे, संत थे, वो संतों के साथ बैठते थे, फ़कीरों के साथ बैठते थे, भिखारियों के साथ बैठते थे, साधुओं के साथ बैठते थे। दैट वॉज नासिरुद्दीन महमूद। इसलिए नासिरुद्दीन महमूद को दरवेशी किंग भी कहा जाता है। एंड ये भी कहा जाता है कि ही यूज्ड टू टोपी बुनता था, कहा जाता है। सो बलबन जब राजा बनता है तो बलबन सबसे पहली चीज़ को करता है, ये चालीसा नुकसान देगा तो चालीसा को ख़त्म कर दो। सो ही डिस्ट्रॉयड द चालीसा कंप्लीटली। ही अडॉप्टेड अ पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन, यानी छोटी सी गलती हो तो सज़ा बहुत बड़ी दो। तो जितने भी चालीसा के वो थे, नोबल्स थे जो पावरफुल हुआ करते थे, उनको धीरे धीरे ये तोड़ देता है। देन चूँकि ये पर्शियन ब्रॉटअप था और पर्शियन कल्चर से बहुत अच्छा नॉलेज रखता था वहाँ के कल्चर के बारे में, तो ये जहाँ ही बिल्ट अ पैलेस, 1000 सुकून पैलेस, यानी 1000 खम्भों वाला पैलेस बनवाया था हज़रत निज़ामुद्दीन के पास है। आज बहुत बुरी हालत में, इट हैज़ नॉट बीन प्रिजर्व्ड एंड कंजर्व्ड दैट इन अ गुड मैनर।
सो वहाँ पर जब इसके दरबार में कोई आता था तो सिर्फ ये बैठता था, बाकी लोग कोई बैठ नहीं सकते। तो ही रिमूव्ड ऑल दी आसन्स, ऑल दी कुर्सीज, की कुर्सी का लोग ही नहीं रहेगा, खड़े रहो सब लोग। सो ही मेड दैट काइंड ऑफ चेंज। साथ ही साथ में ही बहुत खूबसूरती के साथ उसने उसको रेड पैलेस, याद रखना लाल पैलेस, लाल किला नहीं, हु बिल्ड द रेड पैलेस, तो बलबन है आंसर। रेड फोर्ट अलग है, शाहजहाँ का है, दिल्ली का। सो यहाँ पर बलबन जब काम करते रहते हैं तो फिर उनके दिमाग में आता है, बोले यार अपन तो पर्शियन है, कुछ ना कुछ होना चाहिए, अपना झपका दिखना चाहिए। तो ही स्टार्टेड द प्रैक्टिसेस ऑफ सजदा एंड पैबोस। सजदा इज़ माथे को राजा के सामने झुकाना, ज़मीन पे टेकना, दैट इज़ सजदा। और इस्लाम प्रोहिबिट्स इट। इस्लाम कहता है कि सिर्फ एक ईश्वर के सामने आपका माथा झुकना चाहिए और बाकी किसी के सामने नहीं। सो दैट्स अगेंस्ट द प्रिंसिपल्स और टेनेट्स ऑफ इस्लाम, बट ही स्टार्टेड बलबन। एंड दूसरा था पैबोस। पैबोस का मतलब होता था सुल्तान के जो पैर हैं उनको चूमना। सो पूरी तरह से चमचागिरी अति पर। सो सजदा एंड पैबोस वर स्टार्टेड बाय बलबन। ब्लड एंड आयरन पॉलिसी वर स्टार्टेड बाय बलबन। साथ ही साथ में एक प्रॉब्लम और हुई थी, जब इल्तुतमिश राज कर रहा था तो ही हैज टू पैसिफाई, क्योंकि उसको नोबल्स ने बनाया था, तो उसने एक सिस्टम शुरू किया था बाय द नेम ऑफ इक्ता, IQTA। इक्ता सिस्टम में जागीरें दे दी गई थी नोबल्स को, और ये कहा गया था कि आप इसमें से कमाना और हमको ट्रिब्यूट देना। सो टू पैसिफाई देम, बलबन इस इक्ता के ऊपर भी कामकाज के नजर रखता है। बलबन ट्राइड टू रिजॉल्व इट, बट अनफॉर्चुनेटली ही डाइड वेरी सून। जो बलबन था, इसका एक बेटा था, बड़ा बेटा। अब इसका बड़ा बेटा जो था ये अनफॉर्चुनेटली लड़ते लड़ते मारा जाता है। तो बलबन को खबर लगती है, तो बलबन सेट पूरा काम करता है। कहा जाता है घर जाके रोया था, छुप के रोया था। सो ये मर गया। और बंगाल में इसका एक दूसरा बेटा था जिसका नाम था बुगरा खान। अब ये बुगरा खान है और मोहम्मद नाम का इसका बेटा मर चुका है। तो बुगरा खान को ये फ़ोन लगाता है बंगाल का कि यार मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, तुम आ जाओ दिल्ली और दिल्ली में सल्तनत का काम देखने लगो। तो बुगरा खान कहता देखो साहब, मेरा बंगाल बिहार अच्छा, मैं तो नहीं आ रहा, वहाँ पे आऊँगा 40 साल निपटा देगा, बहुत पॉलिटिक्स चलती भैया। सो कैक खुसरो नाम का एक छोटा सा बच्चा रहता है जो मोहम्मद का बेटा था, इसको भी राजा बना देता है और बहुत जल्दी मर जाता है। तो अगेन जिस तरह से इल्तुतमिश वाज शॉक्ड ऑन द डेथ ऑफ हिज एल्डेस्ट सन, बलबन वाज आल्सो, कहा जाता है बहुत बुरी तरह से तबीयत बिगड़ गई थी अपने सबसे बड़े पुत्र की मौत के बाद में। नाउ जब कैक खुसरो बनते हैं तो दिल्ली का एक कोतवाल रहता है, उस कोतवाल का नाम था जलालुद्दीन खिलजी। उसकी मदद से फ़खरुद्दीन, सॉरी नॉट जलाल, फ़खरुद्दीन नाम का कोतवाल रहता है, उसकी मदद से कैकुबाद कैक खुसरो को हटाकर राजा बन जाता है। नाउ नेक्स्ट जनरेशन चल रही है यहाँ पर। इसी टाइम पर मंगोल्स अटैक होते हैं और जलालुद्दीन खिलजी को कमांडर ऑफ ट्रूप्स बना दिया जाता है। अब इस टाइम पर जो कैकुबाद हैं, इन्होंने किलोहारी के अंदर एक पैलेस बनवाया था अपने लिए, और बाद में एक और बंदे को ये हटाते हैं और दूसरे बंदे को बिठा देते, कैकुबाद को हटा के कै उमर को बना देते हैं राजा। कै उमर और छोटा सा बच्चा था। कै उमर जलालुद्दीन के खिलाफ रहते हैं, कै उमर खैर बन जाता है। अब कै उमर जो बन जाता है तो उसके बाद में ही वॉज अ प्लेजर सीकिंग पर्सन, सो ही टुक अनदर नेम। सो यहाँ पर एक बंदे का नाम और आना चाहिए, वो ओके एक बंदे का नाम यहाँ पर मिसिंग है, इनफैक्ट द लास्ट पर्सन। ये जो बंदा रहता है ना लास्ट वाला, he took the name of I think नासिरुद्दीन महमूद, और इसका एक स्लेव था हसन, he was a converted person। एंड ये जो हसन था और ये दोनों गे थे, और हसन के पास इतना ज़्यादा, हसन वॉज उसका सुल्तान, लास्ट सुल्तान, उसका एग्जैक्ट टाइटल मुझे याद नहीं आ रहा है, और वो उनका लवर था, और हसन के पास इतना पावर हुआ करता था कि कभी भी वो महल में अंदर घुस सकता था। तो अल्टीमेटली हसन किल्ड हिम एंड हसन बिकेम दी सुल्तान। द फर्स्ट इंडियन टू ऑक्यूपाई द थ्रोन वॉज हसन। अनफॉर्चुनेटली इसके बारे में भी ज़्यादा हिस्ट्री में नहीं है, इसको ज़्यादा वो नहीं किया जाता। तो अब इससे टर्क्स लोगों को बहुत तकलीफ हो जाती है, तो जलालुद्दीन खिलजी को प्रमोट किया जाता है और जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी इसकी हत्या कर देते हैं और ख़ुद सुल्तान बन जाते हैं। सो पहला सेट जो स्लेव डायनास्टीज़ हैं, नॉट डायनास्टी, डायनास्टीज़ है, वो ख़त्म होता है और खिलजी शुरू होता है, इसलिए इसको दिल्ली के नाम से पुकारा गया है। सो बाकी जो नेक्स्ट है वो हम दिल्ली सल्तनत आगे देखेंगे, अभी तो इतना करो किस तरह से है ये देखो। पहली डायनास्टी किसकी है? कुतुबी डायनास्टी। किसकी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। उसके बाद किसकी? कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश की डायनास्टी, शमसी डायनास्टी है वो। सो कुतुबी डायनास्टी भी है और कुतुबी स्लेव्स भी हैं। सो इल्तुतमिश वॉज स्लेव ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक, इसलिए उसको कुतुबी स्लेव बोलते हैं। और इल्तुतमिश की जो डायनास्टी है
हसन मुबारक खान के टाइम पर है? मतलब मैं कंफ्यूज हो गया हूँ क्या? हाँ, मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में आगे बढ़ गया। यस यस यस, आई एम सॉरी, यू आर राइट, बिल्कुल सही कह रही हूँ। यस, मैं थोड़ा सा आगे एक डायनास्टी जंप मार गया हूँ मैं। एनीहाउ, सही बात है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर करेक्टिंग मी, थैंक यू फॉर करेक्टिंग मी, हैविंग दिस प्रॉब्लम ऑफ जंपिंग। अरे रिची पहुँच गई जबलपुर वापस? हासन तो याद नहीं रहा। हाँ सही, माई मिस्टेक माई मिस्टेक माई मिस्टेक। ओके, सो वेयर आई वॉज, डायनास्टीज। सो इल्तुतमिश की जो डायनास्टी है वो शमसी डायनास्टी है और शमसी स्लेव्स हैं। तो बलबन इज़ शमसी स्लेव। फिर बलबनी डायनास्टी है ना? तो यहाँ पर स्लेव्स खत्म हो जाएंगे और खिलजीज की डायनास्टी चालू होगी। सो दैट इज़ वाई द कलेक्शन ऑफ ऑल दीज डायनास्टीज इज कलेक्टिवली नोन एज दिल्ली सल्तनत, बिकॉज दीज आर द सल्तान्स विद डिफरेंट डायनास्टीज। सो ये पहला पीरियड है जिसमें स्लेव राजा लोग हैं। सो इसलिए इसको कहा जाता है स्लेव डायनास्टी। मैं इसे बोलता हूँ स्लेव डायनास्टीज। डायनास्टी जो है वो वंश होता है। तो स्लेव्स रूल कह सकता हूँ मैं उनको। स्लेव्स के बारे में जो दूसरे वर्ड्स हैं वो भी आपको पूछे जा सकते हैं, तो वो भी याद रखना। ओके, सो यहाँ पर हमारी पहली डायनास्टी ख़त्म हो जाती है। सेकेंड डायनास्टी की कहानी थोड़ी लंबी है, सेकेंड और थर्ड के अंदर। सो इट इज़ गोइंग टू टेक टाइम। सो मीनवाइल व्हाट आई वांट कि आप जो नेक्स्ट सेशन रहने वाला है हमारा मंडे को, उसके अंदर आई विल बी स्टार्टिंग योर मॉडर्न ऑल्सो। सो व्हाट यू हैव टू गो थ्रू इज़ द पार्ट जिसके अंदर अराइवल ऑफ यूरोपियंस हैं। ये कहानी अभी हमारी जो चल रही है, वी आर कमिंग अप टिल द एंड ऑफ 12th सेंचुरी, 1200-1300 14th सेंचुरी में हम आ जाएंगे। इस टाइम पर दुनिया भर के अंदर झगड़े चल रहे हैं, यूरोप में भी झगड़े चल रहे हैं। बाय द टाइम 15th सेंचुरी जब आएगी, मतलब 14th सेंचुरी और 15th सेंचुरी के अंदर जो सामान इंडिया से चाइना से जाया करता था यूरोप के अंदर, इसके ऊपर हेवी टैक्सेशंस लगाने लग जाएंगे ये टर्क्स। और इसकी वजह से यूरोपियंस और प्लस यूरोप के अंदर साइंस का एडवांसमेंट होगा, यूरोप का थोड़ा दिमाग खुलना चालू होगा, उनको समझ में आ जाएगा कि दुनिया गोल है। और उन्हें ये भी समझ में आ जाएगा कि दुनिया जो है वो सूरज के आसपास घूमती है। उन्हें ये भी समझ में आ जाएगा कि पानी जो है दुनिया में वो एक ही लेवल के ऊपर है। तो गोल दुनिया के अंदर कहीं पे भी चलो तो वापस उस स्थान पर पहुंचा जा सकता है, ऐसी समझ यूरोप में आ जाएगी। इसके पहले यूरोपियंस ये समझते थे कि अर्थ इज़ अ फ्लैट थिंग। ठीक है, हाँ समझते थे। तो वहाँ पर एक्सपीडिशंस चालू होंगे। और स्पेन और पुर्तगाल उस टाइम पर सिटी किंगडम्स हुआ करती थी। ऐसे आज जैसे स्पेन या आज जैसा पुर्तगाल है वैसा नहीं था, अलग अलग राजा हुआ करते थे। इटली भी है वहाँ पे। तो एक बंदा निकलेगा 1492 के अंदर पहुँचेगा, वो अमेरिका को डिस्टर्ब करेगा, क्रिस्टोफर कोलंबस। 1498 के अंदर इंडिया पहुँचेंगे वास्को दी गामा, अफ्रीका के अक्रॉस होके। ऐसा नहीं है कि वो पहला यूरोपियन है जो इंडिया आएगा। यूरोप के साथ हमारे ट्रेड रिलेशन थे थ्रू रेड सी, जो कल हम ज्योग्राफी में बात कर रहे थे। सो रेड सी से आते थे ये लोग, मेडिटेरेनियन से, इजिप्ट से क्रॉस होते हुए, और वहाँ से ट्रेड रूट हुआ करता था। एक बहुत पुराने फ़राह थे, उन्होंने भी एक तरह की सुएज़ कनाल बनाई थी, लेकिन वो वक्त के साथ रेत में दब गई, ख़त्म हो गई। तो वो मॉडर्न डे के अंदर फिर सुएज़ कनाल बनी थी। सो ये यूरोपियंस जब आएंगे तो अपने साथ पहले तो सिर्फ पोर्चुगीज़ आएंगे, पोर्चुगीज़ आने के बाद फिर डच आएंगे, डच आने के बाद फिर ब्रिटिश आएंगे, फ्रेंच आएंगे, स्पेनियार्ड्स नहीं आएंगे, जर्मन नहीं आएंगे, बट हमारे यहाँ डेन्स आएंगे और स्वीड्स भी आएंगे। स्वीडन के लोगों का अक्सर आपको बहुत सारी किताबों में नहीं मिलता। सो मेरा जो एक चार्ट है, फर्स्ट चार्ट मॉडर्न के नोट्स में, द फर्स्ट एपिसोड अराइवल, उसको करिएगा। अराइवल पे से कई बार क्वेश्चंस आते हैं। सो फिर कंटिन्यू करेंगे हम। 2 पार्ट में हिस्ट्री रहेगी, क्योंकि मेडिएवल बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है कहानी में, और मॉडर्न के अंदर फर्स्ट पार्ट इज़ अराइवल। तो ये कौन कौन सी कंट्रीज़ के लोग थे, सबसे पहले कौन कौन आए थे, कहाँ पे उतरे थे, कौन कौन से इनके इनिशियल सेंटर्स ऑफ ट्रेड हुआ करते थे, ट्रेड के लिए आए थे। सो 1498 इज़ द बेंचमार्क जब वास्को द गामा इंडिया आएंगे, अक्रॉस अफ्रीका को घूम के केप ऑफ गुड होप से, केप ऑफ गुड हॉर्न, केप ऑफ गुड होप, हाँ।